हाँ, रायपुर से इस वक्त एक बड़ी जानकारी। आज तीनों पर्यवेक्षक जो छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त किए गए हैं वो छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। रविवार को विधायक दल की बैठक है और उससे पहले हलचल तेज होती हुई। तो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है और जल्द जो है रायपुर आने वाले हैं। विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक 10 दिसंबर को होना बताई जा रही है। बैठक में सीएम का नाम तय होगा और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज जो है पर्यवेक्षक रायपुर जा सकते हैं और उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक कल होनी है और उसमें चर्चा होनी है सीएम फीस को लेकर के। तो छत्तीसगढ़ के लिहाज से लगातार जो घटनाक्रम है सियासी गलियारों में बढ़ता हुआ, तीनों पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कल हुई और आज छत्तीसगढ़ आ सकते हैं पर्यवेक्षक। विधायकों से बातचीत फॉर्मली तो जारी रहेगी क्योंकि 10 तारीख को फॉर्मली विधायक दल की बैठक बुलाई जानी है। तो कहीं ना कहीं माहौल भांपने का प्रयास पहले ये पर्यवेक्षक करेंगे। विधायकों के मन में आखिर क्या है कि कौन मुखिया हो, इस प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और उसके बाद 10 तारीख को धीरे धीरे कर नाम स्पष्ट होना शुरू होगा। 10 तारीख को ये माना जा रहा है कि एक फाइनल निर्णय पर पार्टी आ पाएगी और उसके बाद केंद्रीय नेताओं को ये नाम बताए जाएंगे। अंतिम मोहर वहां से और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे। तब तक लगातार हलचल इसी प्रकार से प्रदेश में चलती रहेगी। तो शनिवार को यानी कि आज पर्यवेक्षक पहुंचेंगे, छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। उसके बाद जो है चर्चाओं का दौर भी शुरू होगा। मेल मिलाप तो चल ही रहा है, अब मंथन होगा, चर्चाएं होंगी। जो विधायक हैं विधायक दल की बैठक में चर्चा होगी। आखिर क्या मूड है उनका, भांपने की हर कोशिश की जाएगी, क्या वो सोच रहे हैं, हर पहलू पर बात होगी, चर्चा होगी। भांपने का पूरी कोशिश जो है इन पर्यवेक्षकों द्वारा की जाएगी और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? अब हर किसी की जुबान पर यही सवाल है और इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने 3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। तो माना यह जा रहा है कि बहुत ही जल्द अब सीएम के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। क्या कुछ सिलसिला चल रहा है, एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चुनने के लिए बीजेपी ने 3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। तीनों ऑब्जर्वर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और पार्टी महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम कल तक रायपुर पहुंच जाएंगे। इसके बाद प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और नितिन नवीन के साथ विधायकों की रायशुमारी होगी। कहा जा रहा है कि शनिवार या रविवार को विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम का ऐलान किया जा सकता है। वैसे सीएम पद की रेस की बात करें तो प्रदेश के 4 बड़े चेहरे इसमें शामिल हैं। डॉक्टर रमन सिंह, अरुण साव, रेणुका सिंह और विष्णुदेव साय। 15 सालों तक सत्ता संभालने का अनुभव रखने वाले डॉक्टर रमन सिंह सबसे पहले पायदान पर हैं। वे पार्टी का बड़ा चेहरा हैं। इसके बाद सांसद और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का नाम आता है, जिनके नेतृत्व में पार्टी ने एक बार फिर से प्रदेश में सरकार बनाई। वहीं महिला दावेदार के रूप में एक नाम रेणुका सिंह का भी है, जो केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं और पार्टी के कहने पर विधानसभा चुनाव लड़कर जीत दर्ज कर चुकी हैं। चौथा नाम आदिवासी चेहरे के तौर पर विष्णुदेव साय का भी है। साय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और पार्टी के कहने पर कार्यकाल के बीच में ही पद छोड़कर अनुशासित कार्यकर्ता की तरह काम करते रहे हैं। आइए अब आपको प्रदेश के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों के बारे में बताते हैं। अर्जुन मुंडा बीजेपी का आदिवासी चेहरा, झारखंड के सीएम रह चुके हैं। वर्तमान में केंद्रीय जनजाति मामलों का मंत्रालय संभाल रहे हैं। सर्बानंद सोनोवाल असम से आते हैं। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और आयुष मंत्री हैं। असम के सीएम रह चुके हैं। दुष्यंत कुमार गौतम अनुसूचित जाति वर्ग के नेता हैं। संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ के चुनाव के बाद यहाँ के विधायक दल की बैठक लेने के लिए 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। अर्जुन मुंडा जी, सोनोवाल जी और तीसरा गौतम जी, संगठन के महामंत्री। मुझे लगता है कि ये तीनों पर्यवेक्षक आएंगे और सभी चुने हुए विधायकों से राय मशविरा लेके और उनके राय के आधार पे केंद्र से सहमति लेकर दल के नेता का चयन की प्रक्रिया को समाप्त करेंगे।
कुल मिलाकर शनिवार को रायपुर पहुंच रहे 3 केंद्रीय पर्यवेक्षक सीएम का चेहरा चुनने के लिए ही आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस बार पार्टी का सीएम पद का चेहरा कौन होगा। क्या पार्टी सामान्य वर्ग के चेहरे पर फिर से दांव खेलेगी या फिर ओबीसी चेहरे को सीएम बनाया जाएगा? सवाल ये भी कि क्या छत्तीसगढ़ को पहली महिला मुख्यमंत्री मिलने वाली है या फिर आदिवासी बाहुल्य राज्य में बीजेपी आदिवासी चेहरे को भी चुन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए सीधे आपको लिए चलेंगे हमारे से आकाश के पास। आकाश, जरा बताइएगा, जो हलचल चल रही है, आप 10 दिसंबर को सब कुछ क्लियर हो पाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जो केंद्रीय नेतृत्व ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है, वो पर्यवेक्षक कल शाम को आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश वो आ नहीं पाया। संभवतः आज पर्यवेक्षक यहाँ पर आ जाएंगे, वहीं विधायकों के साथ चर्चा करेंगे। इसके लिए संगठन ने पहले ही सभी विधायकों को सूचना दे दी है। सभी विधायक रायपुर पहुंचेंगे। इसके बाद संभवतः कल विधायक दल की बैठक होगी। इसके बाद रिपोर्ट जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को सौंपा जाएगा और यहाँ से कहीं ना कहीं सीएम का नाम जो है फाइनल हो जाएगा। साथ ही मंत्रिमंडल गठन को लेकर भी इसमें चर्चा होगी। कहा जा रहा है कि पुराने और नए चेहरे दोनों को सामंजस्य मिलाकर मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बड़ा जो सवाल है वो सीएम चेहरे का है, क्योंकि दावेदार कई हैं और लगातार केंद्रीय नेतृत्व से वो मिले हैं। कुछ जो सीएम के दावेदार है वो लौट आए हैं, कुछ अभी भी दिल्ली में बने हुए हैं। ऐसे में देखना है कि ये सीएम का फैसला किस पे होता है। कहा जा रहा है कि महिला को भी कमान सौंपी जा सकती है। आदिवासी चेहरा है छत्तीसगढ़ में जिसको देने की बात कही जा रही है। ओबीसी बड़ा फैक्टर है, तो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण साधने को लेकर भी चर्चा हो रही है, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी यहाँ पर मुख्यमंत्री तय किया जाना है। लेकिन जो भी हो, नए चेहरे को ही संगठन प्राथमिकता दे रही है। अब ये पर्यवेक्षक आने के बाद जो ये रिपोर्ट सौंपते हैं और विधायक अपना क्या मन बनाया है उनकी रिपोर्ट लेंगे, उसके बाद ही फैसला हो पाएगा। जी वाकई विधायकों का मन टटोलने की कोशिश तो की ही जाएगी। यहाँ पर आकाश, सवाल ये भी उठता है कि दिग्गज पहुंच रहे हैं, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति तो कर दी गई है, पर आखिर तालमेल बिठाना, उनसे बातचीत करना, उन्हें समझाना या उनके मन को टटोलने में कितनी मुश्किल हो सकती है इन पर्यवेक्षकों को, क्या लगता है? जी देखिए, मुश्किल तो थोड़ी आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं दावेदार बहुत है और किसी एक को लेकर राय बनाने में संगठन को मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास जो बहुमत है 54 विधायक इनके पास है। सबसे चर्चा होगी, एक एक करके चर्चा होगी। जो नए पुराने जो चेहरे हैं उनसे भी चर्चा होगी, नए विधायक आए हैं उनसे भी चर्चा होगी। इसके बाद ही कहीं ना कहीं फैसला लिया जाएगा। एक मन बनाने में थोड़ी कठिनाई जरूर होगी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है, कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व तो जो निर्णय लेता है उसको सबको स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन ये पूरी रिपोर्ट जो बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को देंगे ये। जी 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 ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी को साझा करने के लिए। तो एक तरफ ये हलचल छत्तीसगढ़ में आप लगातार देख रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के बीच भी मंथन चल रहा है। दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। बैठक में भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी शामिल हुए। तो हार की वजहों पर मंथन लगातार हो रहा है। बैठक के बाद राज्य की प्रभारी कुमारी शैलजा ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि चुनाव पर सबने विचार रखे। हम हारे हैं, कोई भी सर्वे हो, सबने कांग्रेस को चुनाव जिताया। वोट प्रतिशत में कोई बदलाव नहीं आया। शैलजा ने कहा कि निराश हैं, हताश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। सबने इस चुनाव के बारे में समीक्षा की, अपने विचार रखे, अपनी बातें कही। इसी तरह से कुछ एरिया में थोड़ी कमजोरी रही और किसी जगह हमको बहुत ज़्यादा समर्थन मिला। किसान ने, गरीब ने हमारा साथ दिया है। जो जहां हमें लग रहा है कि कुछ कमियां रही, उन कमियों को आने वाले समय में अब हमने, आप ये मत समझ लीजिए कि ये चुनाव खत्म हो गया तो हमारा काम खत्म हो गया। हमारे साथी, हमारे वर्कर, हमारे नेतागण हर जगह, हर कोने में जाएंगे।
तो एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस के बीच विधानसभा चुनाव की हार पर मंथन हो रहा था, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में बैठे बैठे पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने ऐसा बम फोड़ा जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। हमेशा की तरह बृहस्पति के निशाने पर थे टीएस बाबा, लेकिन दिल्ली में जब बाबा से सवाल किया गया तो उन्होंने अपने अंदाज में इस पर जवाब दिया। क्या कुछ रहा है इस सिलसिला, दिखाते हैं आपको। छत्तीसगढ़ में हाल में संपन्न हुए चुनाव ने बीजेपी को सत्ता के सिंहासन पर फिर से बैठा दिया। नतीजे हर किसी को चौंका गए। कांग्रेस जहां 75 पार का दावा कर रही थी, उसे कतई अंदाजा नहीं था कि जमीन पर हालात ऐसे बन जाने हैं। कांग्रेस में हार के बाद हर कोई हैरान था, क्या कार्यकर्ता और क्या दिग्गज। खुद डिप्टी सीएम टीएस बाबा बोले, मुझे अंदाजा तक नहीं था कि मैं हार जाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ हार के बाद अब कांग्रेस के भीतर ब्लेम गेम चल पड़ा है। इसकी शुरुआत की है पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने। ये वही बृहस्पति सिंह हैं जिन्होंने भरे सदन में टीएस सिंहदेव पर आरोप लगा दिया था कि बाबा उन पर जानलेवा हमला करा सकते हैं। बात पुरानी जरूर हो गई, लेकिन अदावत की कहानी ने एक बार फिर से नतीजों के बाद नया रंग लिया है। नतीजों से पहले जहां बृहस्पति सिंह टीएस सिंहदेव को लेकर पार्टी को चेताते हुए ये कह चुके थे कि बाबा महाराष्ट्र के शिंदे की तरह खेल कर सकते हैं, वहीं नतीजों के बाद अब बृहस्पति सिंह की जुबान से बाबा के खिलाफ जहर बुझे तीर चल रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। ये सामंतशाही प्रवृत्ति जब तक समाप्त नहीं होगा, कांग्रेस को फिर से आने में दिक्कत जाएगा। राजा महाराजा का एक भी गुण इनमें नहीं है। ये तो शोषक वर्ग के तरह हैं, ये जनता की शोषण करते हैं और इसलिए जनता ने इनको सबक सिखाया है। अब सोचो ना, एक महाराजा होकर 14 सीट की चैलेंज कर रहे हो और 94 वोट से आ रहे हो, विधायक नहीं बन पा रहे हो। जो लोग गड़बड़ करने वाले, कांग्रेस को धोखा देने वाले हैं, इनको कान पकड़ के कांग्रेस से बाहर करो, नहीं तो लोकसभा चुनाव में फिर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इधर जब टीएस सिंहदेव से कांग्रेस के मंथन और बृहस्पति सिंह के गंभीर आरोप पर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए। बिल्कुल उनकी बात सुनी जानी चाहिए और जो सही कार्रवाई हो वो करना चाहिए। आरोप जो उन्होंने लगाया कि षड्यंत्र आपने किया है सरकार को हराने का, जो वो कह रहे हैं बिल्कुल सही होगा। बात यहाँ लाएं और यहाँ रखें और पार्टी जो निर्णय लेगी सलाखों पर। टीएस सिंहदेव भले ही इस बयान पर ज्यादा कुछ न बोलते हुए सामान्य प्रतिक्रिया देते दिख रहे हों, लेकिन बृहस्पति सिंह के इस बयान ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की सियासी फिजा को गरमाया है। देखना होगा कि हार के सदमे से अभी तक बाहर न निकल पाई कांग्रेस इस ब्लेम गेम से कैसे पार पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और कांग्रेस सरकार की हार पर पूर्व मंत्री और दिग्गज नेता जयसिंह अग्रवाल ने भी नाम लिए बगैर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल पर ठीकरा फोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में एकजुटता नहीं थी, इस बार का चुनाव सेंट्रलाइज था, मंत्रियों को पावर नहीं मिल पाई, एक ताकत सेंट्रलाइज होकर कुछ लोगों के साथ सरकार चलाती रही। नाम लिए बगैर जयसिंह ने भूपेश पर निशाना साधते हुए कहा कि खेतों को सुरक्षित रखने के लिए बाड़ा बनाया जाता है, अगर वो बाड़ा ही खेत को खाए तो क्या होगा। आखिर क्या है पूरी बात, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। भोजराम पटेल एक एसपी आए, उसको एक सिपाही ही चलाते रहा। उस सिपाही ने करोड़ों रुपए धन अर्जित किया, अवैध सारे धंधे कोरबा में चालू करवाए। फिर एक आपके उदयकिरण एसपी आए, उसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो कोयला, कबाड़ और डीजल चोरी के जो धंधे थे उनको और ज़्यादा बढ़ावा दिया। यहाँ गैर प्रांतीय गुंडों को लाके बसाया गया। इन लोगों ने पूरे कोरबा के माहौल को पूरे 4.5 साल तक बिगाड़ दिया। यहाँ पे सरकार की इतनी इनकम्बेंसी पैदा की और इस प्रकार के सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र के अपराध करवाए, जिससे सरकार की छवि खराब हुई और उस सब का खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा। सरगुजा में 2018 विधानसभा चुनाव की तरह ही 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता ने जनादेश दिया है, लेकिन इस बार जनता ने सरगुजा संभाग की 14 विधानसभा सीट पर कमल खिला दिया। कांग्रेस के बड़े से बड़े दिग्गज मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी अपनी सीट तक नहीं यहां बचा सके। प्रदेश की सत्ता के लिए सरगुजा संभाग की 14 विधानसभा सीटें बेहद खास हैं। यही वजह है कि 2023 में कांग्रेस और बीजेपी ने सरगुजा संभाग में पूरी ताकत लगा दी थी।
14 विधानसभा सीटों की वापसी के लिए भाजपा की परिवर्तन यात्रा में केंद्रीय नेता से लेकर प्रदेश के बड़े नेताओं ने जान झोंक दी। इधर सत्ता पर आसीन कांग्रेस ने भी 14 विधानसभा सीट पर काबिज रहने भरोसा यात्रा निकाली, लेकिन इस बार सरगुजा संभाग में कांग्रेस जनता का भरोसा जीत नहीं सकी और जनता के जनादेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। सरगुजा की बेहद खास सीट अंबिकापुर में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और सीतापुर से खाद्य मंत्री अमजीत भगत भी अपना सीट नहीं बचा सके। सरगुजा की 14 विधानसभा सीटों को बचाने ना तो कांग्रेस की घोषणा पत्र काम आई और ना ही विकास के काम। भाजपा सरगुजा संभाग की 14 विधानसभा सीट की हार का कारण प्रदेश की कांग्रेस सरकार झूठ, लूट और भ्रष्टाचार को मान रही है। वहीं कांग्रेस सरगुजा संभाग की सीटों को हारने के बाद हार की समीक्षा कर आने वाले विधानसभा चुनाव में और ऊर्जा में काम कर कांग्रेस की कमियों को दूर करने की बात कह रही है। सरगुजा में जो कांग्रेस की हार हुई है, ये जनता का जो मैंडेट है, जो जनादेश है, वो जनादेश कांग्रेस के झूठ और लूट के खिलाफ है। जिस तरीके से कांग्रेस ने झूठ बोला है और झूठ बोलकर झूठा घोषणा पत्र जारी किया। 18 का चुनाव देखिए और 23 का चुनाव देखिए, पूरी की पूरी सीटें 18 में कांग्रेस को दी और 23 में पूरी की पूरी 14 सीटें बीजेपी को दी। इससे ये लगता है कि सरगुजा की जो जनता जनार्दन है, सरगुजा के जो हमारे मतदाता भाई बहनें हैं, वो बहुत शार्प हैं। वो ढुलमुल की स्थिति में नहीं रहना चाहते, वो एक तरफा जाते हैं। राजनीतिक जानकार कांग्रेस की सबसे बड़ी हार का कारण कांग्रेस की अंतर्कलह मान रही है। सीएम बनने की खींचतान में कांग्रेसी विधायक और मंत्री जनता से दूरी बना ली। ऐसे में जनता की अपेक्षा विधायक और मंत्री से पूरी न हो सकी, तो वहीं सीजीपीएससी घोटाले और महिलाओं की महतारी वंदना योजना भाजपा की जीत के लिए वरदान साबित हुई। सरगुजा संभाग में कांग्रेस इस बार बिखरी रही। छत्तीसगढ़ में जो सत्ता की लड़ाई था, उसका सबसे ज़्यादा असर सरगुजा के सभी 14 सीटों पर देखने को मिला। कांग्रेस 2.5 वर्षों के बाद सीधे सीधे 2 खेमों में बढ़ गई थी। विकास के काम नहीं हुए और जो यहाँ के प्रमुख नेता थे, जो भी वो सत्ता की लड़ाई में जनता से काफ़ी दूर होते गए। बहरहाल भाजपा को सरगुजा संभाग की जनता ने अपना जनादेश देकर 14 विधानसभा सीटों पर तो कमल खिला ही दिया है। अब देखना होगा कि सत्ता पर आसीन होने के बाद भाजपा जनता से किए कितने वादे पूरी करती है। श्रवण कुमार महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और अब जिक्र करेंगे कोंडागांव का, जहां न्यूज़ 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। बच्चों के हाथों पर गर्म तेल डालने के मामले में डीईओ ने प्रिंसिपल समेत 3 टीचर्स को सस्पेंड कर दिया। दरअसल स्कूल में 25 बच्चों के साथ हैवानियत की गई थी। शिक्षिका ने बच्चों के हाथों पर गर्म तेल डाल दिया था, जिससे बच्चों के हाथ झुलस गए। बताया जा रहा है कि शौचालय गंदा होने पर शिक्षिका ने गर्म तेल डाला। मामला माकड़ी ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक स्कूल केरावाही गांव का है। इतना ही नहीं, शिक्षकों ने धमकी देकर बच्चों का मुंह भी बंद करा दिया। मामला सामने आने पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। और बात राजनांदगांव की, जहां पर जिले के किसानों के लिए खुशखबरी है। किसानों के खातों में अब 238 करोड़ रुपए आने वाले हैं। अटल जयंती पर खाते में ये राशि आएगी। 1,15,374 किसानों को इसका लाभ मिल पाएगा। किसानों को धान बोनस की राशि सीधे उनके खातों में मिलेगी। एक ऐसी खबर जो कि किसानों के लिए खुशियां लेकर आ रही है। करीबन 1.25 लाख किसान इससे लाभान्वित होते हुए नजर आएंगे। किसानों को धान बोनस की राशि देने की तैयारी अपने आप में राजनांदगांव से बहुत महत्वपूर्ण खबर, साथ ही उस समय पे जिस समय धान खरीदी भी चल रही है और जिले के किसानों में खुशखबरी एक बार फिर से। और बात करेंगे जांजगीर चांपा की, जहां नशीली टैबलेट के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। 1 किलो 700 ग्राम गांजा इसके हवाले से जब्त हुआ है। 585 नग नशीली टैबलेट भी जब्त की गई हैं। आरोपी मोनू को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। नशीली टैबलेट और नशीला सामान जब्त किया गया है। आरोपी गिरफ्तार हुआ है। और नई सरकार के गठन से पहले ही राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में अवैध अतिक्रमण को लेकर
अभियान चलाया जा रहा है। रायपुर के कालीबाड़ी सहित कई स्थानों पर सुबह से ही बुलडोजर चला। तो आपको बताएं कि राजनीतिक सरगर्मियां भी इसके बाद से बढ़ गई हैं। कालीबाड़ी क्षेत्र के 6 से ज्यादा दुकानों को ढहाया गया, दर्जनों गुमटी ठेलों को सुबह सुबह हटा दिया गया। ये तस्वीरें आप देखिए कार्रवाई से जुड़ी हुई। लगातार खौफ भी पैदा हो रहा है उन तमाम लोगों में जो कि अवैध कब्जा यहाँ पर किए हुए हैं। रायपुर में लगातार ये हलचल बढ़ती हुई, जिसके चलते राजनीतिक सरगर्मियां भी इस पूरे ही शहर में बढ़ गई हैं। कार्रवाई की ये तस्वीरें अपने स्तर पर बड़ी रोचक भी हैं, बड़ी खास भी हैं कि सरकार के गठन से पहले ही निगम एक्शन मोड में आ जाता है, बुलडोजर चलाने लगता है और उसके साथ ही अलग अलग जिलों में क्रम आप देखेंगे। और अब बात करेंगे जशपुर की, जहां पर युवक ने नाबालिग का अपहरण कर लिया। युवक ने नाबालिग का कुनकुरी बस स्टैंड से अपहरण किया और उसे अंबिकापुर ले जाने की तैयारी में युवक था, लेकिन पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी समीर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया और नाबालिग को सकुशल बरामद भी कर लिया है। जशपुर का ये पूरा मामला, कुनकुरी बस स्टैंड से इस पूरी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है। आरोपी हालांकि पुलिस गिरफ्त में है। और छत्तीसगढ़ में एक बड़े स्तर पर धान की खरीदारी लगातार चल रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों से भी लोग धान बेचते नजर आते हैं। इसी कड़ी में जगदलपुर में अवैध रूप से लाए जा रहे धान पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 340 बोरी अवैध धान जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि ये धान उड़ीसा से लाया जा रहा था और इसे बस्तर में खपाने की तैयारी थी। रायपुर की बात करेंगे, जहां दोस्त ने ही दोस्त की जान ले ली। दरअसल दोस्त को दोस्त पर अपनी बहन से अवैध संबंध का शक था, जिससे नाराज होकर धारदार हथियार से दोस्त की हत्या कर दी। तो हत्या के बाद लाश को तालाब में फेंक दिया गया। बहरहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जांच लगातार की जा रही है। ग्राम गिरहोला का यह पूरा मामला है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।